नौकरानी हर वक्त मेरे शोहर को अदाएं दिखाती रहती। इस बात पर वो मुझसे बहुत जूते खाती। मैं उसे निकालने लगती तो मेरी सास मना कर देती कि ये बड़ी किस्मत वाली है, इसके आने से हम करोड़पति बने हैं, अगर तुमने इसे निकाला तो हम फिर से कंगाल हो जाएंगे। एक दिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने गुस्से में नौकरानी को निकाल दिया, मगर अगले रोज हमारी तीनों फैक्ट्रियों में आग लग गई, हमारा सब कुछ तबाह हो गया। मैं रोती हुई नौकरानी के घर गई, मगर उस वक्त मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा नाम मरियम है। मेरे बाप ने बेटे की खातिर 2 शादियां की थी, मगर किस्मत से उन्हें दोनों बीवियों में से बेटे नहीं हुए थे। मेरी माँ मेरे बाप की दूसरी बीवी थी और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। क्योंकि मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ कुछ पेचीदगियों की वजह से दोबारा माँ नहीं बन सकती थी और मेरी बड़ी माँ की भी 3 बेटियां थीं। उसके बाद मेरे अब्बा बिल्कुल मायूस हो गए। उन्होंने तीसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि जितनी उनकी आमदनी थी घर के खर्चे उससे ज्यादा हो गए थे। जो भी था, मगर हमारे बाप ने हम सब बहनों में कोई फर्क नहीं रखा था। मगर मेरी माँ और बड़ी माँ की बिल्कुल नहीं बनती थी। आए रोज हमारे घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, मगर फिर अब्बा ने मेरी माँ को ऊपर वाला पोर्शन बनवाकर उन्हें अलग कर दिया। तब हमारे घर में सुकून हो गया था। यूं ही वक्त तेजी से गुजरता रहा और हम सब बहनें जवान हो गई थी। बड़ी माँ ने अपनी बेटियों की शादी बहुत ऊंचे और अमीर घरों में कर दी थी। अब मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मेरी शादी भी किसी अमीर खानदान में हो जाए। इसी वजह से उन्होंने रिश्ते करवाने वाले को मुंह मांगी फीस देकर इस काम के लिए कह दिया था और फिर मेरी अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक मेरा रिश्ता भी आ गया था। हुआ दरअसल यूं कि रिश्ते करवाने वाली खाला ने अम्मा को रिश्ते का बताया जो बहुत ही अमीर घराने से आया था। उनको बस कम उम्र की निस्बत और मिडिल क्लास घर की लड़की चाहिए थी, जो खूबसूरत भी हो, और ये सब खूबियां तो मुफ्त में मेरे पास मौजूद थी। लड़के का नाम नवीद था और वो इकलौता होने की वजह से अपने वालिद के बिजनेस का इकलौता वारिस भी था। उनके कपड़े की 3 फैक्ट्रियां थी और वो बहुत बड़े बंगले में रहते थे। नवीद के अब्बू का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था और तब से पूरा बिजनेस नवीद ही संभाल रहे थे। बस उनके घर में उनकी वालदा ही थी जो नवीद की शादी के लिए लड़की देख रही थी। मुझे जब अम्मा ने नवीद के बारे में बताया और तस्वीर दिखाई तो मैं हैरान रह गई कि इतनी अच्छी शक्लो सूरत वाला इतना अमीर आदमी भला मुझ जैसी आम सी लड़की से क्यों शादी करना चाहेगा। मगर मुझे इससे भी ज्यादा हैरत तब हुई जब रिश्ते वाली खाला ने अम्मा को फोन करके बताया कि लड़के की माँ को नौरीन बहुत पसंद आई है और वो बाकायदा तौर पर रिश्ता पक्का करने के लिए आना चाहती हैं। अम्मा को और क्या चाहिए था। अम्मा ने तो खुद भी इतना ज्यादा नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के लिए फैक्ट्रियों के मालिक का रिश्ता आएगा। अम्मा ने फौरन उनको खाने पर ही बुला लिया, मगर रिश्ते वाली खाला के सामने अम्मा ने एक शर्त रख दी। अम्मा ने कहा कि मुझे लड़के की उम्र पर कोई एतराज नहीं होगा और ना ही इस बात पर कि उसकी फैमिली कितनी बड़ी है या वो शक्ल सूरत में कैसा है। मुझे सब कबूल है, मगर मेरी शर्त ये है कि लड़का पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए और ना वो मेरी बेटी के बाद दूसरी शादी करेगा, चाहे औलाद हो या ना हो। अगर ये शर्त मंजूर है तो लड़के वालों को हमें लिखकर देना होगा कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। अम्मा की ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी। जाहिर है कि अम्मा एक सोकन के साथ जिंदगी गुजार रही थी और वो कैसे चाह सकती थी कि उनकी बेटी भी इसी तरह से जिंदगी गुजारे। इसलिए अम्मा की ये शर्त बिल्कुल ठीक थी। रिश्ते करवाने वाली खाला ने अम्मा को यकीन दिलाया कि नवीद की माँ नवीद की दूसरी शादी नहीं करवाएगी और उन्हें हमारी हर शर्त कबूल है। अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। फिर 1 हफ्ते बाद वो लोग हमारे घर आए। अब्बा ने इस मामले में खामोशी अख्तियार कर रखी थी। जैसे अम्मा कहती गई, अब्बा हाँ में हाँ मिलाते गए और इस तरह मेरी मंगनी नवीद से हो गई। मंगनी पर मेरी सास ने इतने तोहफे तोहफे दिए कि सब बहुत खुश थे। मेरी सास ने तो मेरी सौतेली माँ को भी जोड़े दिए और मेरी अम्मा के लिए सोने के कंगन बनवाए थे। अम्मा का सर अब फखर से बुलंद हो गया था और अब्बा भी फिक्रमंद नहीं थे, क्योंकि मेरी सास ने जहेज के नाम पर एक सुई तक लेने से साफ इनकार कर दिया था, बल्कि उन्होंने शादी की सारी शॉपिंग मेरी पसंद से और मुझे साथ ले जाकर करवाई थी। इसी सिलसिले में जब मैं अपनी सास के साथ बाजार जाती तो मैं नवीद से कई बार मिली थी, मगर कभी बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो मुझसे उम्र में तकरीबन 10 साल बड़े थे और बहुत कमगो थे। मैंने नोट किया कि नवीद अपनी माँ के बहुत ज्यादा फरमाबरदार थे। हर काम अम्मा से पूछकर करते और अगर वो कोई चीज नवीद को दिखाती तो कह देते कि जैसे आपको अच्छा लगे। मैं नवीद के इस रवैये से परेशान हो जाती थी। मैंने ये बात अम्मा को कही तो अम्मा ने मुझे समझाया कि इतने बड़े बिजनेस को चलाने वाला माँ के कहने पर शॉपिंग पर जाता है तो उसे टेंशन होती होगी। भला उसे क्या पता होगा कि औरतों की शॉपिंग में क्या राय देनी है और क्या नहीं। अम्मा की बात पर मुझे कुछ तसल्ली तो हो गई, पर ऐसे ही शादी की तैयारियां मुकम्मल हुई तो शादी का दिन भी आ गया। हर किसी ने मेरी और नवीद की जोड़ी की तारीफ की थी, मगर सब हैरान भी थे कि मेरे लिए इतने अमीर बंदे का रिश्ता कैसे आ गया। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान बंगला देखकर हैरान रह गई और दिल में मैं बड़ी खुश हो रही थी कि मुझे ऐसा घर और शोहर मिला जिस पर दुनिया रश करती है। नवीद बहुत अच्छे थे, मगर अपने काम से काम रखने वाले बहुत कम गो इंसान थे। न ज्यादा बात करते न ज्यादा हंसते थे, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देते और हाँ हूँ में सर हिला दिया करते थे। 3-4 दिन में ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कैसी नेचर के मालिक हैं। शादी के दूसरे दिन ही उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और तो और घर आने के बाद भी घंटा 2 घंटा ऑफिस के कामों में लगा देते। शाम को लौटते थे और लैपटॉप को लेकर बैठ जाते। मेरी सास बहुत मॉडर्न थी, उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। सुबह नाश्ते के बाद से फोन पर बिजी हो जाती और 2-3 मरतबा बाहर जरूर जाया करती थी। काम काज के लिए मुलाजमों की पूरी फौज हर वक्त दस्तयाब रहती। मुझे मेरी सास ने शादी के चंद दिन बाद ही घर का सारा काम समझा दिया, मगर ये भी कहा कि कोई काम खुद नहीं करना है और तुमने तैयार रहना है बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। मगर कपड़ों का इंतखाब और बाकी हर चीज के बारे में भी मुझे उन्होंने बता दिया था। मैं वैसे ही कुछ सहमी हुई थी, इसलिए उनकी हर बात तवज्जो से सुनती और जैसे वो कहती मैं वैसे ही करती थी। शादी को 10-12 दिन गुजरे तो मुझे सास ने मेके भिजवा दिया और कहा कि 2 दिन अपनी माँ के पास रह लो, तीसरे दिन तुम्हें लेने नवीद आ जाएगा। मैं अचानक मेके जाने की बात पर कुछ हैरान हुई थी, मगर सास का हुक्म कैसे टाल सकती थी।
मैं अम्मा के घर चली गई। अम्मा मेरी ठाट बाट देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरे साथ एक मुलाजमा को भी भेजा था और ताकीद की थी कि वहाँ कोई काम खुद मत करना, बस अपना ख्याल रखना। मैं अपनी सास की ये बात सुनकर खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बहू समझ रही थी, क्योंकि मैंने तो किसी और को ऐसे नहीं देखा था कि कोई सास इतना ख्याल रख सकती है। मैं 2 दिन अम्मा के पास रही तो बड़ी अम्मा से मिलने भी गई। उनके लिए और अपनी बहनों के लिए तोहफे भी लाई थी जो उनको दिए थे। वो बहुत खुश हुई, मगर बड़ी अम्मी की आंखों में हसरत भी थी। उनकी बेटियां बेशक अमीर ससुराल में गई थी, मगर मेरी जैसी शान शौकत किसी की नहीं थी। मैंने भी खूब मजे ले लेकर अपने ससुराल की तारीफें की, और फिर मुलाजमा का मेरे साथ आना ही सबके लिए बहुत बड़ा सबूत था कि मैं अपने ससुराल में शहजादी की तरह रहती हूँ। 2 दिन गुजर जाने के बाद तीसरे दिन मुझे नवीद लेने आ गए। अम्मा ने खाने का एहतमाम किया था, मगर वो माजरत करने लगे कि बहुत जरूरी काम है, इसलिए जल्दी निकलना है। अम्मा ने मुझे समझाया कि शादी के शुरू के दिनों में शोहर की हाँ में हाँ मिलाती रहना, और फिर बाद में पूरी जिंदगी राज करोगी। मैंने ये नसीहत पल्लू से बांध ली थी। मेरे जाने के वक्त अब्बा और अम्मा ने मुझे बहुत सी दुआएं दी। मैं अपने घर पहुंची तो मेरी सास चाय पी रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और सबका हाल अहवाल पूछा। कुछ देर तक वहाँ एक लड़की आई जो मेरी सास से खाने का पूछने लगी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसका लिबास भी बेहतरीन था। मेरी सास ने उसे कहा कि जो बहू कहे वही पकाना है, इसलिए रोज मेरी बहू से पूछ लिया करो। वो लड़की मेरी तरफ आ गई और पूछने लगी। उसका लहजा और चेहरा बुझा बुझा सा था। मैंने उसे 2-3 डिशेस बनाने का कहा और उसके वहाँ जाने के बाद सास से पूछा कि वो कौन थी। मेरी सास ने बताया कि वो मुलाजमा है। मैं इस बात पर थोड़ी सी हैरान हुई कि इतनी जवान और खूबसूरत मुलाजमा रखने की भला क्या जरूरत थी, और उसका लिबास भी बहुत अच्छा था। लगता नहीं था कि वो मुलाजमा है। मेरी सास मुझे देखते हुए कहने लगी कि वो पहले से यहाँ है, लेकिन कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गई हुई थी और वो तमाम मुलाजमीन को अपनी निगरानी में काम करवाती है। यही इसकी ड्यूटी है। इसके अलावा वो मेरे कमरे और चीजों की भी देखभाल करती है। मैं अपनी सास की बातें तवज्जो से सुन और समझ रही थी। उस लड़की का नाम महरीन था और वो उम्र में मुझसे 4 साल बड़ी ही लगती थी। महरीन किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। खाना पकाने से लेकर लॉन्ड्री में कपड़े भेजने तक हर काम वो अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मेरी सास के कमरे की सफाई भी वो खुद करवाती थी, और मैंने नोट किया कि वो हर काम बड़ी तेजी और महारत से करवा लेती थी, जैसे उसे बहुत ज्यादा तजर्बा हो। मगर वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। हाँ, मेरी किसी बात का जवाब दे देती, मगर खुद से कभी बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों मुझे उसके बारे में जानने का शौक पैदा हो गया, और मैंने 1-2 बार उससे पूछा भी कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई, मगर उसने कभी मेरी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। मुझे उसकी खामोशी खटकती थी। एक दिन मैंने जो देखा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी तो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। नवीद के आने का वक्त हो गया था, इसलिए मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि नवीद लाउंज में बैठे हैं और महरीन उनको पानी दे रही है। मगर इसमें अजीब बात ये थी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, मगर मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं था। उस दिन के बाद से अक्सर मैं ऐसा ही कोई न कोई मंजर देख लेती कि दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, या महरीन नवीद के आते ही फटाफट पानी लेकर आ जाती। और तो और एक दिन हद ही हो गई। शाम का वक्त था। जब मैं बाहर लॉन में जाने के लिए निकली तो मैंने देखा कि महरीन ने मेकअप किया हुआ है और अपने कमरे की खिड़की में खड़ी है। सामने लॉन में नवीद बैठे उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और महरीन ने कुछ इशारा भी किया था। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं अपनी सास के पास जाने लगी। तभी अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर मुझे चेक कर रहा था और मेरी सास वहीं बैठी थी। डॉक्टर ने उनको मुबारकबाद देते हुए खुशखबरी सुनाई तो मेरी सास एकदम उठकर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मुबारकी के नाम पर काफी सारे नोट थमा दिए। डॉक्टर के जाने के बाद वो मेरे पास आई और नोटों की एक गट्टी मेरे सर से वार कर महरीन को बुलाकर उसे दे दी कि गरीबों में बांटनी है। खुशी की खबर सुनकर महरीन के चेहरे पर फीका सा रंग आया था, मगर जल्दी उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और मेरी सास को मुबारक दी। मेरी सास ने कुछ चटाने वाले अंदाज में उसे खैर मुबारक कहा और नवीद को अंदर भेजने का कहा। कुछ देर बाद नवीद कमरे में आए तो मेरी सास ने उनको खुशखबरी सुना दी, मगर इतनी बड़ी खबर सुनकर भी उन्होंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया था। मुझे अब हर बात महसूस होती थी। कुछ दिन मजीद गुजरे तो मेरी सास ने मेरे नाज नखरों को उठाने के लिए 2 मुलाजिम और रख लिए। उनमें से एक तो सिर्फ मेरे लिए थी। महरीन को भी खास ताकीद थी कि मेरा हर काम पूरा होना चाहिए, मगर मैंने नोट किया कि महरीन मेरे कमरे में नहीं आती थी और ना ही मेरा कोई काम खुद से करती थी, बल्कि मेरी सास अपनी निगरानी में मेरे खाने पीने की चीजें बनवाती और अपने सामने मुझे खिलाती थी। मुझे हर वक्त कुछ न कुछ खाने का कहती रहती, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मैं तो 2 महीने में ही तंग आ गई कि माँ बनना भी कितना मुश्किल है। मैंने अम्मा को फोन पर सब बताया तो अम्मा ने कहा कि शुक्र करो तुम्हारी सास कदर करने वाली है, वरना इस हालत में भी इतने काम करने पड़ते हैं, मगर तुम तो महारानियों की तरह बैठी खा रही हो और क्या चाहिए तुम्हें। अम्मा की बात तो ठीक थी, मगर मैं उनको क्या बताती कि शोहर की मोहब्बत और चाहत के लिए तो मैं तरसती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि नवीद मेरे नाज नखरे उठाए, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाए और मेरी केयर करे, मगर वो तो ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बस अपने काम से काम रखते। मैं सोचती कि वो ऐसे क्यों है, अगर सिर्फ मेरे साथ ऐसे हैं तो क्या उनकी शादी मुझसे जबरदस्ती की गई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वो दिन आ गया जब मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
नवीद को उस दिन बहुत खुश देखा था मैंने, मगर मेरी सास कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पोती की पैदाइश पर उनको इतराज था, मगर बस वो पोता चाहती थी। लेकिन उन्होंने पोती के पैदा होने पर भी बड़े एहतमाम से सदका व खैरात किए, सारे मुलाजमों को कपड़े बनवा कर दिए और मुझे कहने लगी कि पोती मुझे बेहद अजीज है, क्योंकि इसने मेरी दरीना ख्वाहिश पूरी की है। अब मुझे पोता ही चाहिए, क्योंकि वो ही मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। मैं अपनी सास की इस बात को ज्यादा समझ नहीं सकी कि दरीना ख्वाहिश क्यों। मेरी शादी के बाद ही तो बच्ची पैदा हो गई थी, मगर मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया था। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी और उसके आने के बाद नवीद में काफी तब्दीली आई थी। अब वो अपनी बेटी के साथ खेलते थे, उसे गोद में उठाकर बातें करते थे। मेरे साथ वो पहले जैसे ही थे, मगर मैं इतने में ही खुश थी कि अपनी बेटी को वो अहमियत देते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कमरे से बाहर आई तो नवीद ने मैरीन को मेरी बेटी पकड़ाई हुई थी और वो उसे प्यार कर रही थी, और नवीद बड़े प्यार से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। मुझे ये देखकर आग लग गई। मैं कुछ बोलने लगी थी, मगर इससे पहले मेरी सास वहाँ आ गई और वो मैरीन को डांटने लगी। मैरीन ने बच्ची नवीद के हवाले की और वो रोती हुई वहाँ से भाग गई। मेरी सास ने मैरीन से कहा था कि डाइन हो तुम, इस बच्ची से दूर रहा करो। मैं अपनी सास का ये जुमला समझ नहीं सकी कि उन्होंने क्यों मैरीन से ऐसा कहा था। फिर अगले दिन जो हुआ उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैरीन काम करवा रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे, वो जमीन पर गिर गई। तब मेरी सास घबरा कर उठी और मैरीन मैरीन कहकर उसे आवाजें देने लगी। फिर मेरी सास ने नवीद को फोन किया और मुलाजिम ने डॉक्टर को फोन किया। 20 मिनट में नवीद घर पहुंच चुके थे। नवीद का ऐसे एक नौकरानी के लिए भागम भाग चले आना मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो कुछ ज्यादा ही उसे अहमियत दे रहे थे और ये मैं सब बर्दाश्त कर रही थी, मगर जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी वो मेरे होश उड़ाने को काफी थी। डॉक्टर ने बताया कि मैरीन उम्मीद से है, और मैं इतनी ज्यादा हैरान परेशान हुई कि वो तो शादीशुदा थी ही नहीं, तो ये सब क्या है। मेरी सास भी हैरान खड़ी थी, मगर नवीद के चेहरे पर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। वो तो सब जैसे भूल ही गए कि कमरे में उनकी माँ और बीवी भी मौजूद है। उन्होंने फटाफट मैरीन का हाथ थाम लिया। मैं हैरान पे हैरान हो रही थी, मेरा दिमाग चकराने लग गया। मैरीन और मेरे शोहर के बीच ये सब क्या चल रहा था। मैंने नवीद का हाथ खींच लिया और कहा कि एक नौकरानी के साथ अय्याशी करते आपको शर्म नहीं आई। नवीद तेज आवाज में बोले कि ये नौकरानी नहीं, मेरी पहली बीवी है, जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की थी, मगर मेरी माँ को ये पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो मेरी शादी अपनी पसंद से करवाना चाहती थी। और फिर शादी के 5 साल बाद भी औलाद न होने की वजह से अम्मा को बहाना मिल गया और तुम्हें मेरी दूसरी बीवी बनाकर यहाँ ले आई। नवीद के अल्फाज थे कि हथौड़े जो मेरे सर पर बरस रहे थे। मेरी सास बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैरीन खुद मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरे पास बैठकर मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़ी नरमी और प्यारे प्यार से बोली कि नौरीन, तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनूंगी और ना ही नवीद से कहूंगी कि तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि तुम हमारी अपनी हो और हमारी प्यारी बेटी की माँ भी हो। मैं मैरीन का मुंह देखने लगी और फिर मुझसे मुखातिब हुई और कहने लगी कि मेरी अम्मा बहुत बीमार थी, इसलिए मैंने मजबूरी में नवीद के ऑफिस में जॉब शुरू कर दी थी। मगर मेरी किस्मत में यही था कि नवीद ने मुझे पसंद करके मुझसे शादी कर ली, जबकि नवीद की माँ इस रिश्ते के सब खिलाफ थी। और फिर 5 साल तक औलाद न होने के ताने में सुनती रही। नवीद की दूसरी शादी के लिए इस शर्त पर मान गई कि मैं इसी घर में रहूंगी, पर मम्मा ने मुझे एक नौकरानी की हैसियत से तुमसे मिलवाया था, और जब तुम्हारी नवीद से शादी हुई थी उन दिनों मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मैं वहीं गई हुई थी। मैरीन की बातों ने मेरे दिल और गुस्से को पिघला दिया था। वो हाथ जोड़कर मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो भी तो एक औरत ही थी और बिल्कुल अकेली थी। मैंने जाने क्यों उसके हाथ पर हाथ रख दिया, तब वो मुस्कुराने लगी। उसी वक्त मेरी बेटी रोने लगी तो मैरीन ने जल्दी से उसे उठा लिया। मैंने आज मैरीन को मना नहीं किया था, मैंने खुले दिल से मैरीन को कबूल कर लिया था, क्योंकि वो तो मेरे शोहर की पहली बीवी थी, और अगर मैं भी अपनी अम्मा जैसा सलूक करती तो फिर मेरा घर भी जहन्नुम बन जाता। मेरे मैरीन से अच्छे रवैये की वजह से नवीद मेरे करीब आ गए थे और वो हम दोनों को बराबर वक्त देने लगे। मेरे कहने पर मेरी सास ने भी मैरीन को दिल से कबूल कर लिया। आज मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। मेरी एक बेटी और 2 बेटे हैं, और मैरीन के भी 2 बेटे हैं, और हम दोनों एक ही घर में रहती हैं। सास का इंतकाल हो चुका है और मैं मैरीन के साथ बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि नवीद हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं।